फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। अगले 22 मिनट में दिखाएंगे आपको 100 बड़ी खबरें। शुरुआत बड़ी खबर से। पीएम बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे नरेंद्र मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने। डीएलडब्ल्यू ग्राउंड पर पीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। सम्मेलन में हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी की जीत का पहला श्रेय जनता को जाता है, जबकि दूसरा श्रेय बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाता है। बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जब पीएम मोदी डीएलडब्ल्यू ग्राउंड पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगे। मंच पर पार्टी नेताओं ने पीएम की जोरदार अगवानी की और माला पहनाकर स्वागत किया। पीएम मोदी वाराणसी में अपने संसदीय जनसंपर्क कार्यालय भी पहुंचे। पहली बार यहां पर पहुंचने पर मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। अपने संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। यहां चुनिंदा 18 लोगों को प्रधानमंत्री से मिलने दिया गया, जिन्होंने अपनी बातें उनके सामने रखी। वाराणसी में पीएम मोदी जब अपने संसदीय कार्यालय में थे तो बाहर एक लंगूर ने पुलिस वालों को खूब परेशान किया। पुलिस ने लाख कोशिशें की, लेकिन लंगूर वहीं मंडराता रहा। वाराणसी के होटल ताज में पीएम मोदी रात करीब 8 बजे नागरिक सम्मेलन में शरीक होंगे। ये उनका आज का आखिरी कार्यक्रम है, जिसके बाद वो डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस चले जाएंगे, जहां से वो रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 9:10 पर माता आनंदमयी अस्पताल जाएंगे और 10:55 पर दिल्ली के लिए उड़ान भी भरेंगे। भेलुपुर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण का उनका प्रोग्राम सुरक्षा वजह से रद्द हो गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वाराणसी के जयापुर को गोद लिया। हालांकि मोदी ने कहा कि वो जयापुर को नहीं बल्कि जयापुर उन्हें गोद ले रहा है। मेरा जयापुर से जुड़ने का एक सौभाग्य बन गया। कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है, गांव सांसद को गोद ले रहा है। पीएम ने कहा कि जब उन्हें वाराणसी से प्रत्याशी बनाया गया तब पहली बार जयापुर का नाम उन्होंने सुना, लेकिन संकट की घड़ी में जब यहां पर हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी और संकट का नाता जब जुड़ता है तो वो आसानी से टूटता नहीं। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयापुर का सुना। मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई। पीएम ने कहा कि हमें जयापुर गांव का जन्मदिन मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मिलकर जन्मदिन की तारीख तय करें। हम एक गांव वाले लोग बैठ करके तय करें कि भाई फलानी तारीख को हर वर्ष हम गांव का जन्मदिन मनाएंगे। जयपुर गांव में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटियों का जन्म पर उत्सव मनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियों के जन्म होने पर पेड़ लगाने चाहिए। जयपुर गांव के प्रधान दुर्गावती देवी जब भाषण दे रही थी तब पीएम ने उठकर उनके लिए माइक एडजस्ट किया। इसके बाद पीएम के लिए जमकर तालियां बजी। पीएम नरेंद्र मोदी का जयपुर गांव में जोरदार स्वागत हुआ। गांव की लड़कियों ने चंदन का टीका लगाकर उनकी आभगत की। जयपुर को पीएम मोदी ने आदर्श गांव के तहत गोद लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी का जयपुर गांव के लोगों ने जोरदार आवभगत की। मंच पर पीएम के पहुंचने पर लोगों ने उन्हें भारी भरकम माला पहनाई, साथ ही उन्हें चादर और तस्वीरें भी भेंट की गई। इससे पहले वाराणसी के लालपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपनों के बीच में आकर काफी आनंद महसूस कर रहे हैं। और एक प्रकार से अपनों के बीच में आने का एक आनंद अलग होता है। लालपुर में बुनकरों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि वो यहां एक सेवक और सुख दुख के साथी के रूप में आए। आपके प्रतिनिधि के रूप में हूं, आपके सुख दुख के साथी के रूप में, आपके सेवक के रूप में आया।
पीएम मोदी ने बनारसी साड़ियों की तारीफ की और कहा कि हर मां का सपना होता है कि बेटी की शादी में उसे बनारसी साड़ी पहनाए। मां अपनी बेटी की शादी, जो जीवन का सबसे अमूल्य अवसर होता है, उसके मन का एक सपना रहता है कि बेटी को शादी में बनारसी साड़ी पहने। लालपुर में पीएम मोदी ने कहा कि बुनकर सिर्फ कपड़े ही नहीं बुनते बल्कि समाज का ताना बाना भी बुनते हैं। जैसे कपड़े के ताने बाने बुने जाते हैं, वैसे ही ये बुनने वाले समाज के भी ताने बाने बुनते रहते हैं। लालपुर में पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिकी शहर बॉस्टन में एक गली का नाम बनारस स्ट्रीट है, जहां पर विद्वान प्रोफेसर्स रहते हैं और बॉस्टन की इस गली में बनारस की तरह गुरु शब्द की गूंज भी सुनाई देती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंद पड़े सहकारी बैंकों के लिए 2375 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी यूपी के 16 जिलों में बैंकों के बंद होने से लोगों को नुकसान हुआ है। लालपुर में जब पीएम नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो हर हर महादेव, भारत माता और मोदी के जमकर नारे लगे। वाराणसी के लालपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यापार केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर मौजूद कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि व्यापार केंद्र में 147 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान यूपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि व्यापार केंद्र शहर से बाहर है क्योंकि शहर के पास जमीन ही नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने उनकी अपनी एक जमीन थी, वो मांगी थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं और इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। पीएम के बयान पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि व्यापार केंद्र की जगह पसंद नहीं आई है तो केंद्र नई जगह के बारे में बताए तो मुहैया करा दिया जाएगा। अब जगह पसंद नहीं आई तो जगह अगर बदलना चाहें तो सुझाव भेज दें। सुझाव हो कि ये जगह चाहिए तो हम जगह उसको भी उपलब्ध करा देंगे। सुबह जब पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट में उतरे तो राज्यपाल राम नाईक और सीएम अखिलेश यादव ने उनकी अगवानी की। दोनों ने गुलदस्ता भेंट कर पीएम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ पाकिस्तान में भी हो रही है। वहां विपक्ष के नेता इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के काले धन के खिलाफ उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए पाकिस्तान में ऐसे कदम उठाने की मांग की। विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने की खातिर की जा रही कोशिशों की सराहना करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनके बारे में आप चाहे जो भी कहें, वो एक भरोसेमंद आदमी हैं। उन्होंने मोदी को ईमानदार व्यक्ति बताया। 84 के सिख दंगा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने के ऐलान को केंद्र सरकार की ओर से महज प्रस्ताव बताने पर चुनाव आयोग ने फटकारा है और भविष्य में ऐसा न करने की प्रति चेतावनी दी है। चुनाव आयोग ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मीडिया में लगातार इस मुद्दे पर खबरें आने के बावजूद केंद्र सरकार ने इसका खंडन नहीं किया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया कि ये कोई ऐलान नहीं बल्कि महज एक प्रस्ताव है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुआवजे की ऐलान की खबरों से वोटरों को संदेश गया। ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था। आयोग आश्वस्त होना चाहता है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो। दंगा पीड़ितों को मुआवजे पर सरकार को चुनाव आयोग से लगी फटकार पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने गंदी राजनीति की है और दंगा पीड़ितों का मजाक उड़ाया। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी फिर विवादों में है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक स्मृति ने अपनी तारीफ करने वाले विश्राम जामदार को तोहफे में नागपुर एनआईटी के अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस पोस्ट के लिए 4 नाम भेजे गए थे, लेकिन उन्हें ठेंगा दिखाते हुए स्मृति ईरानी ने विश्राम जामदार का नाम राष्ट्रपति के पास भेज दिया। 15 सितंबर को जामदार एनआईटी के अध्यक्ष भी बन गए। विश्राम जामदार ने स्मृति को लिखी एक चिट्ठी में कहा था कि चंद मिनटों की मुलाकात के बाद मैं और मेरा परिवार ने आपको असाधारण व्यक्तित्व का धनी पाया। हमें यकीन है कि आपके नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऊंचे लक्ष्य हासिल करेगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक विश्राम जामदार ने अपनी चिट्ठी के साथ अपने रिज्यूमे भी लगाए थे और तारीफ के बदले उन्हें एनआईटी अध्यक्ष की कुर्सी के रूप में इनाम भी मिल गया।
विश्राम जामदार को एनआईटी नागपुर का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के जब स्मृति ईरानी से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिना जवाब दिए ही वो अपनी कार में बैठी और चली गई। वहीं विश्राम जामदार ने भी अपनी नियुक्ति के पीछे किसी की सिफारिश से इनकार कर दिया। मोदी सरकार के पहले विस्तार की तारीख और वक्त पर मुहर लग गई है। रविवार दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। रविवार सुबह 9 बजे नए मंत्रियों को पीएम ने चाय पर भी बुलाया है। जिन्हें मंत्री बनाया जाना है उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फोन आने भी शुरू हो गए हैं। बिहार के पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव और छत्तीसगढ़ से सांसद रमेश बैस को पीएमओ ने फोन किया। सूत्रों से खबर है कि शूटर से सांसद बने राज्यवर्धन सिंह राठौर को मंत्री बनाया जा सकता है। राठौर के अलावा राजस्थान से ही एक और सांसद सांवरलाल जाट का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। रक्षा मंत्री बनाए जाने की खबरों के बीच में गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वो कल इस्तीफा देंगे। खबर है कि गोवा के सीएम का पद छोड़ने के बाद मनोहर पर्रिकर को यूपी से राज्यसभा भेजा जा सकता है, जिसके लिए वो 10 नवंबर को पर्चा दाखिल कर सकते हैं। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा और राजीव प्रताप रूडी को गोवा का सीएम चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेकर सीएम तय करेंगे। खबर है कि मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद गोवा के विधानसभा स्पीकर राजेंद्र आरेलकर गोवा के नए सीएम हो सकते हैं। कल नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इस बार भी नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे। पिछली बार इस सीट पर उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था। कर्नाटक के बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम और गृह मंत्री की बेटियों का रेप होता तो कार्रवाई अलग तरह से होती। उन्हें महिला सुरक्षा पर गंभीर होना चाहिए। ईश्वरप्पा ने बैंगलोर और राज्य में लगातार हो रही रेप की घटनाओं को लेकर यह बयान दिया। उन्होंने रेप के मामलों पर सरकार के ढुलमुल रवैये से नाराज होकर ऐसा विवादित बयान दे डाला। बीजेपी नेता ईश्वरप्पा के बयान पर कांग्रेसी बौखला गए हैं। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में ईश्वरप्पा के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन और तोड़फोड़ की। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। पुनिया ने राज्यसभा भेजने के लिए समाजवादी पार्टी ने समर्थन देने की बात भी कही है। यूपी के बांदा से कांग्रेस विधायक विवेक सिंह ने कांग्रेस का समाजवादी पार्टी में विलय करने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया है। विवेक सिंह के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इसके लिए चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन नेताओं को लेकर सख्ती दिखाई है जो कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए हुए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे नेताओं की लिस्ट मांगी है। मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले लिस्ट उपलब्ध कराई जानी चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सत्र शुरू हो गया इसीलिए लिस्ट नहीं दे सकते। कोर्ट ने सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए नेताओं की लिस्ट सौंपने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को है। जम्मू कश्मीर में चुनाव टाले जाने चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाढ़ के बाद हालात सामान्य होने तक चुनाव टालने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी भी जताई है। राज्य सरकार पर खराब राशन बंटवाने का आरोप लगा था, जिस पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में लोगों के पुनर्वास को लेकर के चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार बेहतर प्रशासक की तरह काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की 44,000 करोड़ की मांग पर केंद्र सरकार से विचार करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई आने वाले शुक्रवार को। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोदावरी नदी की सफाई को लेकर के केंद्र सरकार से 7 दिन के अंदर फंड रिलीज करने को कहा है। अगले साल नासिक में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने आज पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया को आगे बढ़ाया। हेमा ने वृंदावन के गांधी पार्क के पास झाड़ू लगाया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के साथ वृंदावन नगर पालिका के चेयरमैन ने भी सड़कों पर झाड़ू लगाई। ये सफाई अभियान चुंगी चौराहे से शुरू हुआ। हेमा ने कान्हा की नगरी को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की। अपने 60वें जन्मदिन पर आज अभिनेता कमल हासन भी पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया से जुड़ गए। कमल हासन ने चेन्नई में एक झील के पास साफ सफाई की। पीएम मोदी ने अभियान की शुरुआत में कमल हासन को नॉमिनेट भी किया था। लखनऊ में डीएम के निर्देश पर गोमती सफाई सप्ताह की शुरुआत की गई। डीएम ने खुद गोमती नदी के किनारे जाकर कचरा उठाया। इस अभियान में कई अधिकारी और कर्मचारी हिस्सा ले। पंजाब के लुधियाना में लकड़ी के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में भारी मात्रा में लकड़ियों का स्टॉक रखा हुआ था, जिसके चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरा गोदाम धू धू कर जलने लगा।
लकड़ियों का ये गोदाम फिरोजपुर रोड पर स्थित है। गोदाम में लकड़ियों के साथ प्लाई और फर्नीचर भी स्टॉक था, जिसके चलते आग तेजी से फैलती चली गई और देखते देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। लकड़ी के गोदाम में यह आग सुबह करीब 7 बजे लगी थी, जिसके तुरंत बाद दमकल विभाग को खबर आई। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग पर काबू पा सके। आग की चपेट में आने से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। गोदाम के मालिक का कहना है कि दमकल कर्मी लगभग घंटे भर की देरी के बाद मौके पर पहुंचे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब गत्ते के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास अभियान के दौरान नेवी का एक जहाज डूब गया। हादसे में एक नौसैनिक की मौत हो गई है, जबकि 4 अभी भी लापता है। जहाज में कुल मिलाकर 28 नौसैनिक सवार थे। यूपी के रायबरेली में गंगा में नाव पलटने से लगभग 1.5 दर्जन बच्चे लापता हो गए हैं, जिनमें से 5 बच्चों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने 6 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। यह हादसा सेरनी थाना क्षेत्र के रालपुर गंगा घाट पर हुआ। सूरत में एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का प्लेन उड़ान भरने ही वाला था कि एक भैंस टकरा गई। गनीमत यह रही कि पायलट को भैंस के टकराने का पता चल गया और फ्लाइट रोक दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया है। भूस्खलन की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पहाड़ के मलबे के साथ पेड़ टूटकर नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ पर बने हाईवे के ऊपर से काफी देर तक मलबा गिरता रहा। मलबे के साथ कई पेड़ भी टूटकर गिरे। पश्चिम बंगाल के बारासात कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस स्टूडेंट यूनियन और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। हरियाणा के जींद में बदमाशों ने एक किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने आते ही व्यापारी पर बंदूक तानी और फिर गोली मारी। दिल्ली में देर रात एक बार फिर तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। आईटीओ के पास कार बेकाबू होकर ट्रक से भिड़ गई। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में स्कूटी सवार 3 बच्चे नहर में डूब गए। नोएडा में रॉन्ग साइड चल रही एक कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में केंद्रीय विद्यालय की बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के मंडावली इलाके में 2 महीने के एक नवजात बच्चे का शव नाले में पड़ा मिला। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में मामूली विवाद में एक लड़के ने दूसरे लड़के को चाकू मार दिया। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके अपराधी सुनसान रास्ते में लोगों के गले की नस दबाकर उन्हें बेहोश कर देते थे और बाद में सारा सामान लूट लेते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से पुलिस ने 77 साल के एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया। धनीराम मित्तल नाम का ये शख्स फर्जी लेटर बनाकर हरियाणा के झज्जर में 2 महीने तक जज भी रह चुका है। मध्य प्रदेश के सतना में लोकायुक्त ने सिंचाई विभाग के 4th क्लास कर्मचारियों के घर पर छापा मारा। झारखंड के खूंटी में एक गांव के पास से पुलिस को 2 दर्जन आर्मी के जैकेट्स मिले। गुजरात के सोमनाथ में वन विभाग की टीम ने 4 खूंखार तेंदुओं को पिंजरे में कैद किया। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे अगले साल कई भाषाओं में भी रिलीज होगी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अनजाने में गुरुवार को भारतीय सरहद में घुस गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष कुरैशी हाल में हुए फिदायीन हमले के मद्देनजर रेंजरों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। शाह महमूद कुरैशी के सरहद लांघते ही एक पाकिस्तानी रेंजर उनके पीछे दौड़ा और उनसे वापस पाकिस्तान की सीमा में आने को कहा।